कहा जाता है, जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर एक साउंड जनरेट होता है, एक वाइट नॉइज जनरेट होता है और फ्रिम ग्राउंड्स के ऊपर यह अपीयर होता है। एंड देन सेकंड केस बेसिकली वी हैव अ नैरो बैंड अर्थक्वेक्स, जो कि सॉफ्टर सॉइल्स के लिए है। पहला वाला केस जो है वो फ्रिम या हार्डर या डेंसर सॉइल्स के लिए है। तो सॉफ्ट सॉइल बेसिकली कौन सा है? नैरो बैंड अर्थक्वेक्स आर टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन सॉफ्ट सॉइल्स वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इज लिमिटेड विद इन द स्मॉल बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि इनके अंदर जो है वो सॉफ्ट सॉइल्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली साउंड की या एक नॉइज की वो बहुत कम होती है, लेकिन जो है वो फ्रिम ग्राउंड्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो हायर फ्रीक्वेंसी वाले या फ्रिम ग्राउंड वालों को हम जो अर्थक्वेक कंसीडर करते हैं, दैट अर्थक्वेक्स बेसिकली आर नोन एज अ ब्रॉड बैंड अर्थक्वेक्स, और जो सॉफ्टर सॉइल्स वाले जो है वो बेसिकली नैरो बैंड अर्थक्वेक्स कहलाते हैं। नाउ सिंगल शॉक कहने का मकसद क्या था, जो हम पढ़ा है कि सिंगल शॉक से क्या मुराद है? सिंगल शॉक आफ्टर फर्स्ट शॉक इटसेल्फ द ग्राउंड रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट डाई डाउन। जैसे ही एक्सीलरेशन से पहला एक जो है वो शॉक अपीयर हुआ पीक वैल्यू सा, उसके बाद वेव्स की इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक सडन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपीयर हुई पहली वेव के बाद, उसके बाद जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। इस केस को हम बेसिकली कंसीडर कर रहे होते हैं एज अ सिंगल शॉक वेव या एक सिंगल शॉक एज अ डिस्प्लेसमेंट इन द ग्राउंड, सिंगल शॉक। उसके बाद दो चीज़ें हमारी हमेशा वेव्स के साथ या सरफेस वेव्स के साथ या अर्थक्वेक के साथ अपीयर होती हैं। एक जो है हमारे पास एक्सीलरेशंस होती हैं, दूसरी डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स और एक्सीलरेशंस के ग्राफ हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉक वेव की वजह से एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बाद जो है वो सडनली वो डाई हो जाता है, जीरो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। नाउ वी हैव अ मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि मिक्स्ड कंडीशन ऑफ फेल्यूर्स अपीयर होते हैं, जिसके अंदर जो है वो शॉक वेव, लॉन्ग, मॉडरेटली, उसके बाद ये सारे जो चारों टाइप्स हैं उनमें से कोई भी एक दो कंपोजिट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। दिस इज द मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ रिकॉर्ड व्हिच आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स ऑन फ्रिम ग्राउंड। इट हैज अ ब्रॉड बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपका फ्रिम ग्राउंड्स के अंदर जो है एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी अपीयर होती है, समटाइम्स लोअर भी हो सकती है, समटाइम्स हायर पीक्स के ऊपर भी जा सकती है। ब्रॉड बैंड एंड नैरो बैंड जो है वैसे इकट्ठे एक्ट कर रहे हैं। उस केस के अंदर जो है वो हम मेजॉरिटी को कंसीडर कर रहे होते हैं ब्रॉड बैंड केसेस के अंदर, एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक लार्जर रेंज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका इलोंगेटेड पीरियड है, उसका जो टाइम पीरियड है कंटिन्यूटी का वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। उस केस के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वेव्स अपीयर हुई एक्सीलरेशन की और ग्राउंड के अंदर जो डिफॉर्मेशंस आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपकी जो डिफॉर्मेशंस आ रही हैं, इस केस को हम कंसीडर कर रहे होते हैं एज अ मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ वी हैव अ प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी। प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली दिस इज द रिकॉर्ड और टेकन फॉर द सॉफ्ट सॉइल कंडीशन। सॉफ्ट सॉइल के अंदर हम क्या पढ़ के आए कि स्पेशली वहाँ पे जो है वो नैरो रीजन्स के अंदर अपीयर होता है, सॉफ्टर सॉइल्स के अंदर अपीयर होता है और नैरो बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? दिस इज द रिकॉर्ड और टेकन फॉर द सॉफ्ट सॉइल कंडीशंस। In such case, we will get a predominant frequency, and around that frequency, most of the energy is concentrated, which means that it is facing a predominant frequency. क्या कहने का मकसद, ये एक सडन जो है वो एक एक्सीलरेशन अपीयर हुई और सडन एक्सीलरेशन की वजह से जो है उसके बाद वो सॉफ्ट सॉइल्स के अंदर वो नॉर्मल हो जाती है फ्रीक्वेंसी। उस केस के अंदर हम एक प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, हायर इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर रहे होते हैं हमारे डिज़ाइन और रिस्पेक्टिव पर्पसेस के लिए, और एनर्जी जो उस हायर फ्रीक्वेंसी की वजह से जनरेट होती है वो एक कंसनट्रेटेड एनर्जी होती है, जो कि हमें एक जो है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल रही होती है। सो दिस केस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी। As we discussed, we have different traces of earthquakes। हमारे पास different traces है, 4 different categories की traces की, जो कि हम डिस्कस करा है कि ग्राफ्स के ऊपर सीस्मोग्राफ्स के जरिए हम जो रिप्रेजेंट कराते हैं वो शॉक वेव्स रिप्रेजेंट कराते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास मॉडरेटली वेव्स आ जाती हैं, उसके बाद जो है वो लॉन्गर आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास चौथी कैटेगरी थी। तो इन चारों कैटेगरीज के अलावा जो है वो हमारे पास ये 4 मेजर जो कैटेगरीज हैं और वो चार मेजर कैटेगरीज हैं जो कि हम अर्थक्वेक को ट्रेसेस को या अर्थक्वेक की जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब आते हैं अर्थक्वेक पैरामीटर्स के ऊपर कि जब हम कोई भी हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए हमें सीस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, अर्थक्वेक पैरामीटर्स की।
वो हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, एज द वेव्स कम्स टू द सरफेस फ्रॉम द रॉक बेड, कि जो अंदर से सब बॉडी वेव्स कन्वर्ट हुई सरफेस के ऊपर वेव्स, एज द सरफेस वेव अपीयर हुए, filtered through the soil mass, the wave pass on the surface known as surface waves, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है. These surface waves causes motions on the ground, जो कि ground motions जनरेट कराता है basically, and these motions can be measured with the help of equipment called seismograph. सीज्मोग्राफ क्या है, सीज्मोग्राफ की मजीद जो है वो क्या टाइप्स हैं, जो ग्राउंड मोशंस को रिकॉर्ड करता है बेसिकली, दैट इक्विपमेंट इज नोन एज सीज्मोग्राफ. उसके कौन से टाइप्स हैं, कैसे वो काम करता है, उसको हम मजीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. द ट्रेसेस फ्रॉम द सीज्मोग्राफ कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई द साइज ऑफ द अर्थक्वेक. जो हमें एक जो सीज्मोग्राफ हमें डेटा प्रोवाइड करता है, डिफरेंट मार्क्स या ग्राफ या डिफरेंट जो है वो हमें जो है वो ट्रेसेस प्रोवाइड करता है, दैट ट्रेसेस बेसिकली जो है वो हम उससे साइज ऑफ अर्थक्वेक जो है वो कंप्यूट करते हैं. साइज ऑफ द अर्थक्वेक कैन आल्सो बी क्वांटिफाइड विद द हेल्प ऑफ सम विजुअल ऑब्जर्वेशंस, की जो विजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. द पैरामीटर्स व्हिच आर यूज्ड टू क्वांटिफाई और डिटरमाइन द साइज ऑफ अर्थक्वेक आर नोन एज अर्थक्वेक पैरामीटर्स. These parameters also describe the energy which is released from the earthquake, कि जो earthquake ने जो एनर्जी रिलीज की बॉडी के अंदर और वो सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी पहुंची, that thing can also be determined by using these parameters, जो earthquake के पैरामीटर हैं. There are many different parameters. Some of them are called as directly measured and some are indirectly derived from the measured ones. कि कुछ पैरामीटर जो है वो हम मेजर करते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स, एंड कुछ जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्टली ड्राइव कर रहे होते हैं फ्रॉम दोज मेजर्ड पैरामीटर्स. देयर आर मेनी एम्पिरिकल रिलेशनशिप दैट आर डेवलप्ड टू रिलेट वन पैरामीटर विद द अदर वन. वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, तो उनको जो है वो हम आपस में कोरिलेट करके वेरियस जो है वो इक्वेशंस या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है वो डेवलप की गई हैं. So furthermore, many of those empirical relationships and the parameters are used as inputs, जिनको हम as a input data consider करते हैं for the seismic analysis of structures. So they are described along with the seismic inputs. कि हम उनको as a input data consider करते हैं जब भी आप कोई structure जो है वो as a seismic analyze कर रहे हो या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना रहे हो, उस केस के अंदर आपको एक इनपुट डेटा चाहिए, जो कि इनपुट डेटा जो है वो हम किस तरह से ड्राइव करते हैं. मेनली टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट आर द मैग्नीट्यूड एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक आर डिस्क्राइब्ड अलोंग विद सम टर्मिनोलॉजीज एज शोन इन फिगर. कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या है एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या है, ये दोनों एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों एक मेजर पैरामीटर्स हैं. इनमें से एक जो है वह मैग्नीट्यूड आज हम डिस्कस करते हैं, इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही दोनों जो है वो अलग अलग इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं. इस वजह से जो है वो एक पैरामीटर हम आज डिस्कस करते हैं, एक पैरामीटर जो है वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. So what are the terminologies basically which are the commonly used for the earthquake magnitude, और जो चीज़ें हम earthquake की magnitude है या intensity है उसको understand करने के लिए जो basic and common terminologies हैं उनको समझना होता है सबसे पहले. For example, number one thing is a focal region. Focal region basically क्या चीज़ होती है? The region which is mostly affected by the earthquake inside the earth is known as a focal region. के जो मेजॉरिटी के अंदर जो वो रीजन जहाँ पे earthquake अपीयर हुआ, जहाँ से इमर्ज हुआ, उस रीजन को बेसिकली हम फोकल रीजन कहते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे जो हमारे उसके जो नियर बाय एरियाज हैं वही अफेक्ट हुए होंगे उस earthquake की वेव्स की वजह से. अब हमारे पास फोकस बेसिकली क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होती है जहाँ से वो इमर्ज होता है, जिसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं. The center of the focal region is focal region का center is known as the origin of earthquake and is known as focus. कि जो origin of earthquake है basically that point is known as the focus or hypocenter. And above hypocenter या above hypocenter or above focus और hypocenter on surface of the ground, जैसे हम उसको perpendicularly बिल्कुल straight में ऊपर ले आएंगे, and that point basically we have an epicenter. इस पॉइंट को हम एपिसेंटर कंसीडर करते हैं. साइट इज अ प्लेस वेयर द लोकल इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस. द डिस्टेंस बिटवीन द साइट एंड द एपिसेंटर इज मेजर्ड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंट्रल डिस्टेंस.
कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जहां से आपने इसकी ऑब्जर्वेशंस ली इस अर्थक्वेक की, रिकॉर्ड डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो दैट पॉइंट से लेके आपका जो एपी सेंटर का पॉइंट है, इस डिस्टेंस को हम एपी सेंट्रल डिस्टेंस कहते हैं, जिनको आप स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये एपी सेंट्रल डिस्टेंस कहलाता है फ्रॉम द साइड टू द एपी सेंटर पॉइंट। एपी सेंटर पॉइंट इज एग्जैक्टली अबव द फोकस पॉइंट ऑन द ग्राउंड। And then we have the inclined distance. The inclined distance from this point to from focus to the side point basically, जो कि आपका कंसीडर होता है हाइपोसेंट्रल डिस्टेंस। इंक्लाइंड डिस्टेंस जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं किसी एक रेक्टेंगल के ट्राइंगल के अंदर, ये हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। एग्जैक्टली दिस डिस्टेंस बेसिकली इज नोन एज अ हाइपोसेंट्रल डिस्टेंस। The vertical distance between focus and epicenter and focus के दरमियान जो vertical distance है, this distance basically is known as a focal depth, जिसको हम small h से represent करा रहे होते हैं। Most of the damaging earthquakes have, जो ज़्यादातर खतरनाक earthquake होते हैं उसके अंदर क्या होता है, shallow focal depth, जिनकी जो depth है basically अगर 70 किलोमीटर से कम है, it will be considered as a shallow depth या shallow focal depth earthquakes। और अगर द डेप्थ ऑफ फोसी ग्रेटर देन 70 किलोमीटर, अगर ये ग्रेटर देन 70 किलोमीटर इनसाइड द क्रस्ट है मजीद, आर कैटेगराइज अंडर इंटरमीडिएट और डीप अर्थक्वेक्स, जिनको हम इंटरमीडिएट या डीप अर्थक्वेक कंसीडर करते हैं। इन एडिशन देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट फिनोमेनास। इनके अलावा हमारे पास दो और कॉमन टर्म्स हैं। नंबर वन इज द फोर्स शॉक एंड सेकंड इज द आफ्टर शॉक। फोर्स शॉक और आफ्टर शॉक बेसिकली क्या होते हैं? Force shocks are defined as those shocks basically which occur before the main shock। जो मेजर या मेन शॉक है उससे पहले जो शॉक्स अपीयर होते हैं उनको फोर्स शॉक्स कहते हैं, और जो मेजर या मेन शॉक के बाद जो अपीयर होते हैं दैट थिंग बेसिकली आर नोन एज आफ्टर शॉक्स। किसके बाद में? मोस्टली इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर द मेजर शॉक और मेजर अर्थक्वेक, मेन शॉक मींस मेजर अर्थक्वेक और मेजर शॉक इज ओवर, देन देयर आर सर्टेन माइनर ट्रिमर्स। उसके बाद हमारे पास अगर मेजर अर्थक्वेक या मेजर जो एक वेव या शॉक जैसे ही रिमूव हुआ तो हमारे पास माइनर शॉक्स रह जाती हैं, वर ऑब्जर्व्ड आफ्टर द अर्थक्वेक, सो दे आर टिपिकली नोन एज आफ्टर शॉक्स। इनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। और इससे पहले अगर जो है वो जो शॉक्स वगैरह छोटी मोटी जो ऑब्जर्वेशंस फील हुई, दैट शॉक्स बेसिकली आर नोन एज जो है वो फोर्स शॉक। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? जैसे हमारा पैरामीटर्स दो मोस्ट कॉमन एंड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बेसिकली आर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? Magnitude of earthquake is a measure of energy released by the earthquake। कि कितनी एनर्जी उस अर्थक्वेक ने रिलीज की या स्ट्रेन एनर्जी कितनी रिलीज हुई जिसकी वजह से वेव्स जनरेट हुए, सीस्मिक वेव्स या ग्राउंड वेव्स या सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स, जो भी आप कह सकते हैं। तो एनर्जी कितनी बेसिकली रिलीज हुई, दैट थिंग इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट अर्थक्वेक। अब ये किस चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एनर्जी है बेसिकली जो किसी भी प्लेस की मोहताज नहीं है जहाँ से आपने कलेक्ट की है, इज नॉट डिपेंडिंग बेसिकली ऑन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एंड सेकेंड, फंक्शन ऑफ मेजर्ड मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस ऑफ ग्राउंड एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन। ये एक फंक्शन है बेसिकली जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस हमने ग्राउंड के अंदर रिकॉर्ड की। एंड सेकेंड, थर्ड, इट वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय वडीती एंड रिक्टर इन 1935। इसको रेक्टर स्केल जो बड़ा फेमस है अर्थक्वेक के लिए, वो बेसिकली एक वडीती एंड रेक्टर जो है वो 1935 के अंदर इन्होंने जो है वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जो कि इसके बाद जो है रेक्टर स्केल वगैरह मॉडिफाई हुआ था। देन द मैग्नीट्यूड स्केल एक बनाया गया जिसको हम आजकल के ज़माने में रेक्टर स्केल कहते हैं। मैग्नीट्यूड एम स्केल इज एन ओपन एंडेड, वो एक वाइडली एंड जो है वो एक स्केल डेवलप हुआ। इफ अर्थक्वेक आजकल के ज़माने तक जो अर्थक्वेक अपीयर हुए हैं एंड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8.5 बेसिकली आर कंसीडर्ड एज रेयर अर्थक्वेक्स। जो बहुत कम आए हैं 8.5 से, इनकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो। एंड जो अगर मैग्नीट्यूड आपका लेस देन 2.5 है